हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 10 RBSC जो कि अभी रीट में ऐड हुआ है। पुराना सिलेबस 2019-20 तक जो चल रहा था उसके अकॉर्डिंग मैं लेके आई हूँ आपके आज 1 से लेकर पार्ट 8 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि पार्ट के अंत में दिए गए हैं। तो मैं उनके आंसर आपको बताती हूँ और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसके बाद मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगी और फिर हम बुक जो पार्ट के अंदर के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें करेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए पार्ट 1 है, उसका पहला प्रश्न, राजस्थान के प्रमुख महाजनपद कौन कौन से हैं? यानी कि भारत में तो 16 महाजनपद हुए थे, लेकिन राजस्थान में भी हुए थे 4। कितने हुए थे? 4 हुए थे। कौन कौन से हुए थे मैं आपको बता देती हूँ। वो हुए थे, एक हुआ था जांगल। कौन सा हुआ था? जांगल। एक हुआ था मत्स्य। एक हुआ था शूरसेन और शिवी। कौन सा? शिवी। जांगल किसका पुराना नाम है? बीकानेर का। मत्स्य पता है आपको, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। शूरसेन मथुरा ब्रिज में पड़ता था। शिवी दक्षिण राजस्थान में। तो यानी राजस्थान में भी कितने महाजनपद हुए हैं? 4। तो आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट, बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का नाम क्या था? यानी बिंदुसार के समय जो राजदूत आया था उसका क्या नाम था? तो उसका था डायमेकस। क्या था? डायमेकस। याद रखना, आने लायक क्वेश्चन है कि डायमेकस कौन था। तो डायमेकस एक यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट, पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है? तो पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। किस में कहा गया है? पुराणों में। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? कौन था? बृहदत्त था। बृहद्रथ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, समाहर्ता नामक अधिकारी का जो था उसका क्या कार्य था? समाहर्ता जो था उसका था राजस्व एकत्र करना, वार्षिक बजट तैयार करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना। ये किसका काम था? समाहर्ता का। क्या काम था उसका? राजस्व एकत्र करना, है ना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट बनाना। ये किसके काम थे? समाहर्ता के। नेक्स्ट, कौटिल्य की पुस्तक का नाम सभी को पता होगा, क्या है? अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। और ये किससे संबंधित थी? किससे संबंधित है? राजनीति से। पतंजलि किस शासक के काल में हुए? जो पतंजलि है वो किसके इसमें हुए हैं? तो वो हुए हैं पुष्यभूति शुंग, है, पुष्यभूति शुंग। अब मुझे बताओ पुष्यभूति शुंग क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त, उसको हरा करके ये मगध का राजा बनता है, या कह सकते हैं इसने पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी। सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे, या उनका क्या नाम था? तो वो थे गौतमीपुत्र शातकर्णी। कौन थे? गौतमीपुत्र शातकर्णी। नेक्स्ट, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? वह किस शासक का दरबारी था? तो कौन था? इलाहाबाद प्रशस्ति का जो लेखक है वो था, कौन था? हरिसेन। कौन था? हरिसेन। और वो किसके शासक काल में हुआ था, या किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था समुद्रगुप्त। यानी समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी थी। स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित किस झील का निर्माण करवाया? तो वो करवाया था सुदर्शन का। कौन सी झील का? सुदर्शन। और ये बताओ सुदर्शन झील बनाई किसने थी? ये बनाई थी अशोक ने। किसने बनाई थी? अशोक ने। हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम नॉर्मल सभी को याद होंगे। नागानंद,
रत्नावली और प्रियदर्शिका, है ना। ये हर्षवर्धन ने खुद लिखी थी 3 रचनाएं। इसका एक राजदरबारी होता है बाणभट्ट, उसने 2 रचनाएं लिखी थी, एक थी कादम्बरी और एक थी क्या थी, हर्षचरित। वेरी गुड। नेक्स्ट, पाल राजा, जो पाल वंशी राजा है, किस धर्म के अनुयायी थी, यानी जो पाल वंशी हुए हैं दक्षिण भारत में, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। किसको अपनाया था, बौद्ध धर्म को। ओके। नेक्स्ट, यानी चैप्टर नंबर 2, ये फर्स्ट था। चैप्टर नंबर 2 में गुलाम वंश का अन्य नाम क्या था। जो गुलाम वंश हुआ है उसका अन्य नाम क्या था, तो उसका अन्य नाम था यामिनी। क्या नाम था, यामिनी कह लो या इलबरी कह लो। क्या कह लो, इलबरी। ये किसके नाम थे, जो गुलाम वंश हुए हैं उसके अन्य नाम थे। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान ने याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था, तो रजिया सुल्तान जो हुई है उसने याकूत नामक व्यक्ति को अमीर अखुर के नाम पर नियुक्ति किया था। अमीर अखुर एक उर्दू शब्द हो चुका है, तो इसका अर्थ होता है अश्वशाला का प्रधान। अश्वशाला का प्रधान, जिसको अमीर अखुर कहा गया है, और रजिया सुल्तान ने किसे बनाया था, याकूत को। नेक्स्ट, लौह एवं रक्त की नीति को लागू करने वाला शासक कौन था, तो वह था बलबन। कौन था, बलबन ऐसा पहला शासक था जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था, तो बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद किया था अब्दुर रहीम खाना खाना। किसने किया था, अब्दुर रहीम खाना खाना ने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड किस शासक ने बनवाई, तो ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने। और आपको पता होगा ये कहाँ पे बनी थी, तो ये बनाई थी उसने दिल्ली से ऊपर। नेक्स्ट, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है, वो होती है 1556 में। कब होती है, 1556 में। किसके मध्य होती है, अकबर और हेमू या हेमचंद्र जो था उसके मध्य पानीपत की द्वितीय लड़ाई होती है। हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की, तो हेमू जो था उसने विक्रमजीत कह लो या विक्रमादित्य कह लो, विक्रमादित्य। तो इसने विक्रमजीत या विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ, 1576 में। किसके मध्य हुआ था, प्रताप और अकबर के मध्य। अकबर ने कौन से धर्म का प्रवर्तन किया था, तो अकबर ने किया था दीन ए इलाही। इस धर्म का प्रवर्तक अकबर ने किया था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, जो बहमनी साम्राज्य हुआ है उसका संस्थापक कौन था, हसन। कौन था, हसन, जिसको जफर शाह भी कहा जाता है ना। या कह सकते हैं जफर शाह जो था वही किस नाम से बैठा था, हसन के नाम से गद्दी पर बैठा था। अकाल तख्त का निर्माण सिक्कों के कौन से गुरु ने करवाया, तो अकाल तख्त का निर्माण करवाया था हरगोविंद सिंह ने। किसने करवाया था, हरगोविंद सिंह ने, है ना। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ दुर्ग। कहाँ था, रायगढ़ दुर्ग। कहाँ पड़ता है ये, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और कब हुआ था इनका राज्याभिषेक, ये हुआ था 1674 में। नेक्स्ट, हम्मीर चौहान कहाँ का शासक था, ये तो अपने राजस्थान से ही क्वेश्चन है। कहाँ का था वो, रणथंभौर का। कहाँ का था, रणथंभौर। नेक्स्ट, अमर सिंह का फाटक कहाँ पर है, जो अमर सिंह का फाटक है वो लाल किला दिल्ली में स्थित है ना, अमर सिंह का फाटक। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 3 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ये होती है स्थापना इसकी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। सुरजी गांव की संधि कब और किसके मध्य हुई,
तो जो सुरजी गांव की संधि वो 30 दिसंबर 1803 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को किसके मध्य होती है? किसके मध्य होती है? अंग्रेजों व सिंधिया के मध्य, जो अंग्रेज थे उनके और सिंधिया के मध्य ये संधि होती है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ का था? मैसूर। कहाँ का था? मैसूर का। अमृतसर की संधि कब हुई? तो अमृतसर की संधि हुई है 1809 में। कब हुई है? 1809 में हुई है। और किन के मध्य हुई थी ये? तो ये हुई थी कंपनी व रणजीत सिंह जो कि एक सिख नेता था। कौन था ये? एक सिख नेता था। इनके मध्य संधि होती है कौन सी? अमृतसर की संधि। नेक्स्ट, सन्यासी अंग्रेजों से क्यों नाराज थे? सन्यासी इसलिए नाराज थे क्योंकि जो तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। किन्होंने? अंग्रेजों ने। सन्यासी नाराज हो जाते हैं कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने क्या किया कि जो तीर्थ हैं उनके आने जाने पर उन्होंने क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। वासुदेव फड़के किस प्रांत से थे? किस प्रांत से थे? तो वे थे महाराष्ट्र। किससे थे? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन है कि जो 1857 की क्रांति हुई है उसमें बिहार का नेतृत्व कौन करता है? तो वो करता है जो जमींदार हुआ है वहाँ का, कुंवर सिंह। कौन हुआ है? कुंवर सिंह। वो वहाँ का नेतृत्व करता होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? कौन होते हैं? विनोबा भावे। कौन है? विनोबा भावे। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन इसमें क्रॉप हो चुका है तो मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, बेंगू का किसान आंदोलन कब, जो बेंगू किसान आंदोलन है वो कब प्रारंभ होता है? तो वह होता है 1921 ईस्वी। ओके, ये 1921 से 24 तक चलेगा। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 4, शुल्क संघ जॉल बैराइन कब स्थापित हुआ? तो यह हुआ था 1834 में। कब हुआ था? 1834 में हुआ था। 1834 कब हुआ था? 1834 में हुआ था, है ना? ये मिस 1834। वैसे ये हमारे है नहीं क्योंकि ये विश्व से संबंधित हो चुका है। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में शुरू हुई? तो सर्वप्रथम, ये विश्व का पूछ रहा है, तो ये हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। आलोडन भट्टी की खोज किसने की थी? तो आलोडन भट्टी की खोज हेनरी कॉट ने की थी। नेक्स्ट, विलियम प्रथम ने युद्ध मंत्री किसे बनाया था? तो विलियम प्रथम ने बानरून को क्या बनाया था? युद्ध मंत्री बनाया था। और वो किस लिए बनाया था? प्रजा की सेना के लिए। गेस्टाइन समझौता किन देशों के मध्य हुआ? किन देशों के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया व प्रशा के मध्य हुआ था। और कब हुआ था? 1865 में। कब हुआ था? 1865 में। कार्बोनरी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो कार्बोनरी की स्थापना होती है 1810 में। कहाँ होती है? नेपल्स में। कहाँ होती है? नेपल्स। और नेपल्स क्या, कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है इटली में। कहाँ पे पड़ता है? इटली में। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 6। 5 में कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन फर्स्ट लेंगे चैप्टर 6 का। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? पता है आपको कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति, है ना? राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है एकल संक्रमणीय पद्धति। इसके आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव था और इसी के आधार पर उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है।
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करेगा? प्रधानमंत्री। कौन करेगा? प्रधानमंत्री। क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन जो वास्तविक होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, संसद के सत्रावसान में राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी करता है उसे क्या कहेंगे? आदेश जारी करता है उसे कहेंगे हम अध्यादेश। क्या कहेंगे? अध्यादेश। किस बात के संबंध में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है? तो वो किससे संबंधित होंगे? वो है मौलिक अधिकारों से। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। नेक्स्ट, कम से कम कितने समय तक उच्चतम न्यायालय में वकालत कर चुके भारतीय नागरिक को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? तो वो होगा 10 वर्ष। कितने वर्ष? 10 वर्ष। नेक्स्ट, एक बार नियुक्त हो जाने पर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो वो रह सकता है 65 यानी कि 65 वर्षों तक। 65 वर्ष की आयु कंप्लीट होने तक। अभिलेख न्यायालय, जो अभिलेख न्यायालय का आशय क्या है? तो वो होता है, अभिलेख न्यायालय के 2 आशय माने गए हैं वैसे तो, जिसमें फर्स्ट है कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। द्वितीय, इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर जो अभिलेख न्यायालय है उससे तात्पर्य है कि उच्चतम न्यायालय एक बार जो निर्णय ले लेता है तो उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, यानी वो रिकॉर्ड बन जाता है, सबको वो ही मानना पड़ेगा। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 7, जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कब तक स्थिर रहेगी? तो कब तक रहेगी? नॉर्मल है कि जब तक संविधान में कोई संशोधन नहीं हो इससे संबंधित, तब तक वह स्थिर बनी रहेगी। आई बात समझ में? नेक्स्ट, भारतीय संघ के किन राज्यों में 2 सदनों वाला विधानमंडल है? तो किन में है वो? 6 राज्यों में। किन में है? 6, पहले 7 में था लेकिन अब 6 में है, क्योंकि इनमें से एक कौन हट चुका है? जम्मू कश्मीर हट करके क्या बन चुका है? केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो 6 राज्यों में है, तो वो कौन से हैं? यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये 6 से पहले जम्मू कश्मीर भी था लेकिन उसको अभी हट जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बना गया है। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो विधान परिषद के उन सदस्यों को, यानी कि कुल सदस्य संख्या के लगभग, जो कुल सदस्य संख्या है विधान परिषद में, उनमें से लगभग 1/6 सदस्यों को कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल नियुक्त करता है। नेक्स्ट, राज्य की विधान सभा तथा विधान परिषद के मुख्य पदाधिकारियों के नाम या पदनाम बतलाइए। तो वो होते हैं, विधान सभा में कौन होता है? एक तो होता है अध्यक्ष। कौन होता है? अध्यक्ष। और एक होता है उपाध्यक्ष। कौन होता है? उपाध्यक्ष। उसी तरीके से विधान परिषद में एक होता है सभापति और एक होता है उपसभापति। या कह सकते हैं जिस तरीके से केंद्र में लोकसभा होती है वो होता है विधानसभा, और जो राज्यसभा होती है वो होता है विधान परिषद। केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है और स्टेट में कौन होगा? विधानसभा और विधान परिषद। नेक्स्ट, राज्य की मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल के किस सदन को नहीं है?
तो किस सदन को नहीं है? विधान परिषद को। किसको नहीं है? विधान परिषद को ये अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, अध्यापकों के यक्का निर्वाचक मंडल विधान परिषद में कितने सदस्यों का निर्वाचन करते हैं? तो वो करते हैं 1/12 भाग का। कितने का? 1/12 भाग का। नेक्स्ट, राज्यपाल किसकी इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? तो नॉर्मली कब तक रह सकता है? कि जब तक राष्ट्रपति नहीं चाहे। राष्ट्रपति की इच्छा है तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट का उसे राज्यपाल बना सकता है। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो किसमें होगी? राज्यपाल में। किसमें होगी? राज्यपाल में। किसका पूछा? राज्य का। अगर देश का पूछा था है ये, तो देश का किसमें होगा? राष्ट्रपति में। किसमें होगा? राष्ट्रपति में, संविधान के अनुसार। लेकिन वास्तविक कौन होगा? स्टेट में तो होगा मुख्यमंत्री यानी सीएम, और देश में होगा यानी इंडिया में होगा पीएम। ओके। राज्य की विधानमंडल की 17वां में राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी करता है उसे क्या कहेंगे? अध्यादेश। क्या कहेंगे? अध्यादेश। और ठीक इसी तरीके से हमने अभी ऊपर देखा था कि अगर देश में अध्यादेश कोई आदेश आता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे भी अध्यादेश ही कहेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, पद ग्रहण के पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष किस आशय की शपथ लेनी होती है? जब पद ग्रहण करता है मुख्यमंत्री तो वो राज्यपाल के सामने कौन सी शपथ लेता है? तो वो 2 शपथ लेता है। कौन कौन सी? कि पद के कर्तव्य की पालन करेगा, यानी पद कर्तव्य पालन, एक तो ये शपथ लेता है, और एक गोपनीयता बनाए रखने की शपथ लेता है। कौन? मुख्यमंत्री। और किसके सामने लेता है? वो राज्यपाल के सामने लेता है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो किसके अंतर्गत है वो? अनुच्छेद 214 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। किसका? उच्च न्यायालय का। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? किसे करेगा वो? राष्ट्रपति को। किसे? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हैं। नेक्स्ट, जल प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? जल प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर बताओ, क्या तात्पर्य है? जल्दी से मैं बताती हूँ। किसी उपयोग या किसी विशेष उपयोग के लिए उचित मात्रा में, उचित समय पर, उचित गुणवत्ता वाले जल की उपलब्धि, जिसमें अलवणीय जल की उपलब्धता में सुधार हो, वो कहलाता है जल प्रबंधन। क्या कहलाता है? जल प्रबंधन। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी वो? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी हो जाएगी? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी हो जाएगी? इंदिरा गांधी नहर, जिसकी कुल लंबाई है 649 किलोमीटर। कितनी है? 649 किलोमीटर। कह सकते हैं जो भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित ही नहर नहीं, ये पूरे एशिया की मानी जाती है। पूरे एशिया की मानी जाती है कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर कौन सी है? तो वो होगी इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध। बैराज से क्या तात्पर्य है? बैराज किसे कहते हैं? तो बैराज उसे कहेंगे जहाँ से सिंचाई के लिए नहर निकाली जाए। बैराज क्या कहेंगे? जहाँ से सिंचाई के लिए नहर निकाली जाए। और इसका बेस्ट उदाहरण है हरिके बैराज। कौन सा है? हरिके बैराज, जहाँ से कौन सी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। नेक्स्ट, राजस्थान में जल संग्रहण हेतु टांके का निर्माण किन क्षेत्रों में किया जाता है? किन क्षेत्रों में टांके बनाए जाते हैं जिसमें जल को बचा के रखा जाए? तो वो कौन सा क्षेत्र होगा? वो होगा पश्चिमी राजस्थान। इसका क्वेश्चन तो आप तुक्के में भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि जल की अधिकता तो कहाँ पर है, या कह सकते हैं पर्याप्त जल तो पूर्वी राजस्थान में मिल सकता है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में जल की कमी होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है?
पुरानी या परंपरागत विधियाँ अपनाई जाती है जिसके द्वारा वहाँ पर जल को संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट, गडीसर गजरूप सागर किस जिले में प्रसिद्ध है या रहे हैं? तो ये रहे हैं जैसलमेर में। किस में रहे हैं? जैसलमेर में। ओके। नेक्स्ट, राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना चल रही है या परियोजना है? तो ये होता है, ये परियोजना है जाखम परियोजना। कौन सी? जाखम परियोजना। जो जाखम परियोजना कौन सी नदी पर है? जाखम नदी पर ही है। और ये कौन से आदिवासी क्षेत्रों में है? तो ये है चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़। यहाँ के रहने वाले आदिवासी क्षेत्र में इस जाखम परियोजना का निर्माण किया गया है। किसका नदी पर? जाखम नदी पर। और लास्ट क्वेश्चन है, मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? इसका आंसर होगा पांचना बांध। कौन सा है? पांचना बांध। और ये किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है या किस जिले में है? तो ये है करौली में। किस में है? करौली जिले में है पांचना बांध, जो मिट्टी से बना बांध है। तो आई होप मैंने जो आपके लिए क्वेश्चन बताए हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। मैं आज आपके लिए 1 से 8 तक के जो चैप्टर है उनके क्वेश्चन लेके आई थी। मैं पूरी बुक के क्वेश्चन लेके आ सकती लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए बाकी के जो चैप्टर है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।